तो हाँ जी, आपका नाम है अर्शदीप कौर और इस डिटेल के हिसाब से आपकी यहाँ पे कुंडली बनी है। मीन लगन की कुंडली है और मीन ही आपकी राशि है। और ये कुंडली यहाँ पे देखो जो आपकी मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे, एक तो आपने अपने विवाह के बारे में पूछा कि आपका अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह कब होगा उसको लेकर आपको काफ़ी टेंशन आपने ये लिख रखा है। इसके अलावा और भी आपके जो सवाल हैं, कुंडली कैसे एक्टिवेट की जाए, कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह जो हैं वो मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह है, ये चौथा, पाँचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा ग्रह आपके है धन का, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है, चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा ग्रह बच्चों का, छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां ग्रह है आपके पति का ग्रह जो आपका स्वाल भी है, आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे, नौवें ग्रह से आपका भाग्य है, 10वां ग्रह काम काज, 11वां ग्रह आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो ग्रह देखो। मान लो आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है, बच्चे कैसे होंगे, तो बच्चों का जो ग्रह है वो है 5वां ग्रह। तो 5वें ग्रह से आपके देखेंगे बच्चे, और 5वें ग्रह में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, इसका जो मालक है वो है चंद्रमा, तो आपके बच्चों के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा ग्रह है धन का ग्रह, तो धन के लिए दूसरा ग्रह, और दूसरे ग्रह में नंबर लिखा 1। 1 है मेष राशि, इस ग्रह का जो मालक है वो है मंगल, तो आपके धन के लिए दूसरे ग्रह के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। तो अब आपको देखो जी, मेरे कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो ग्रह देखना है और ग्रह का मालक देखा जाता है। अब सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में गुरु ग्रह मुझे बहुत अच्छा लगा है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, यहाँ पे जो शनि, सूर्य, बुध, ये 3 ग्रह आपको अच्छे फल भी देंगे, थोड़े से बुरे फल भी देंगे, रले मिले फल देंगे। राहु आपका मुझे काफ़ी ख़राब लगा है, केतु खराब है, मंगल भी खराब है। तो आपके हमने क्या देखा, ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा आपको कब देंगे, जब इनकी दशा आपके ऊपर चलेगी। जैसे राहु आपका मैंने खराब बोल दिया, राहु क्या करेगा, आपको खराब फल देगा हमेशा, लेकिन खराब फल ज़्यादा कब देगा, जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। ऐसी जो ग्रह अच्छे, जैसे गुरु अच्छा है बहुत ज़्यादा, अब गुरु हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल आपको अपनी दशा में देगा। तो अभी सवाल कि आपके ऊपर दशा है किसकी। तो जो दशा होती है देखो जी, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा है काफ़ी बड़ी होती है, ये चली हुई है आपके ऊपर चंद्रमा की, ये जनवरी 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है चली को, ख़त्म होगी जाके 2034 में। तो इसका मतलब है कि इन ग्रहों में से अभी अगर आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है वह है चंद्रमा का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा, इसका असर आपके ऊपर ज़्यादा है। और एक दूसरा भी आपके ऊपर असर है, वो है मंगल का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 11वां महीना 24 में चली है, पिछले 3 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी जाके 6ठा महीना 25 में। इसका असर वैसे कम होता है, लेकिन बड़ा असर होता है जिसकी महादशा हो। मैं फिर बोलूँगा, देखो जी, असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन बस ज़्यादा असर जो आपके ऊपर है वो चंद्रमा का है। लेकिन आपका पहले जो सवाल है, मैं पहले आपके विवाह के बारे में सवाल को कवर करूँगा कि आपके विवाह के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है, आपका अगर विवाह क्यों नहीं हो रहा, वो कारण क्या है। तो अभी आपको मैंने जैसे बोला था, 7वां ग्रह जो होता है, ये 7वां ग्रह पति पत्नी का होता है। जब मतलब अगर आप एक लड़की हैं तो 7वां ग्रह है आपके पति का, अगर कोई लड़का होगा 7वां ग्रह उसकी पत्नी का होगा। अब देखो जी, आप लड़की हैं तो 7वां ग्रह बनेगा आपके पति का ग्रह। अगर आपका पति देखना है, पति कैसा होगा, ये 7वां ग्रह देखना पड़ेगा। और आपको जैसे मैंने बता ही रखा है, ग्रह का मालक देखा जाता है। तो 7वें ग्रह में क्या लिखा है, 6 है कन्या राशि, इस ग्रह का जो मालक है वो है ये बुध। तो आपके पति के लिए इस बुध ग्रह को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। और बुध के अलावा 7वें घर में आके केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा हमें। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, वैसे इन गुरु चंद्रमा की भी दृष्टि है।
तो साथ में अगर में एक तो केतु देखा जाएगा और मेन है राहु की दृष्टि इस घर के ऊपर। इसके अलावा जो गुरु होता है ये लड़कियों की कुंडली में पति का कारक होता है, और शुक्र को भी देखा जाएगा विवाह का कारक है। मतलब कम से कम आप समझ लो आपके 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके विवाह के लिए। मंगल को भी देखा जाएगा क्योंकि आपके मंगल 8 में अगर बैठा है मंगल दोष लेके, तो 4-5 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपके विवाह के बारे में। सबसे पहले देखो जी मेन जो है साथ में अगर बैठे, मैं केतु की अगर बात करूँ तो केतु मुझे अच्छा नहीं लगा आपकी कुंडली में। देखो जी ये जो राहु केतु है ये मुझे खराब लगे हैं, बहुत ज़्यादा खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि ये कुंडली में बैठे हैं काल सर्वदोष लेके। काल सर्वदोष आपकी कुंडली बना है, जैसे कि यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। दूसरा घर खाली आपको दिख रहा होगा, तीसरा घर खाली है, चौथा, पाँचवा, छठा ये घर है खाली, और साथ में घर में केतु है, पहले घर में राहु है। मतलब सभी ग्रह जब राहु केतु के एक साइड में हो जाते हैं इसे कहते हैं कि कुंडली में बन चुका है काल सर्वदोष। अब सवाल है कि काल सर्वदोष का नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है, देखो जी सबका दोष अलग अलग होता है। जैसे आपका राहु पहले घर में, केतु 7वें घर में, हो सकता है किसी का राहु तीसरे घर में हो, केतु 9वें घर में हो। उसके मतलब जब काल सर्वदोष बनता है उन घरों की हानि होती है जिन घरों में ये बैठते हैं। जैसे केतु 7वें घर में बैठा है पति घर में, तो केतु आपके पति की हानि करेगा, मतलब आपको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया पति से बनेगी नहीं, या पति बीमार होगा। ऐसे राहु पहले घर में बैठा है, पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, तो राहु आपकी पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा, हेल्थ ख़राब कर देगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, आपको रोगी बनाएगा, आपको शरीर कष्ट देगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैंने क्या बोला कि काल सर्वदोष जो बना है ये उन घरों की हानि करेंगे जहाँ ये बैठे हैं। केतु 7वें घर में बैठा पति घर की हानि, राहु पहले घर में पहले घर की हानि। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं शास्त्रों में जो लिखा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बोला दोष कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि देखो जी आपका है राहु, क्योंकि आपका राहु है पहले घर में और केतु है 7वें घर में, ये आपका ये बना है अनंत काल सदृश। ये आप बाद में पढ़ लेना क्योंकि मैं पढ़ूंगा टाइम लग जाएगा ज़्यादा। यहाँ से लेकर लगन से लेके यहाँ तक पढ़ लेना क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिख भी रखा होगा। ऐसे जातकों को व्यक्ति निर्माण के लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसका प्रभाव इसके गृहस्थ जीवन पर भी पड़ता है, तब तक वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है कि इन घरों की हानि होगी, पहले घर की और 7वें घर की। यहाँ पे देखो लगन से लेकर 7वां भाव। एक बुक की और मदद ले लेता हूँ। जैसे आपका देखो जी, क्योंकि ये अनंत बना है, अनंत काल से देखो अनंत काल से जो में राहु लगन में, लगन मतलब पहले घर को कहते हैं, और केतु 7वां भाव में। तो इससे क्या होता है, जातक शरीर सुख में बांधा होती है, जीवन संघर्ष में, ईमान प्रतिष्ठा में परेशानी, दाम्पत्य में भी। और यहाँ पे सभी चीज़ें लागू नहीं होती। ये मैं सोच रहा कि सभी जो लिख रखा है वो सभी चीज़ें लागू होंगी। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है जातक सिर प्रभावित होता है, अंत चिंता, दिमाग 39-42 बीच भाग्योदय होता है। जरूरी नहीं कि आपकी आप ये मत सोच लेना कि भाई 39 से लेकर 44 के अंदर भाग्योदय होगा। नहीं, मैं फिर बोलूँगा सभी चीज़ें लागू नहीं होती, कुछ चीज़ें लागू होती हैं जवानी। लेकिन अब देखो जब आपको समझ आ चुका हो कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, वो कारण है पति घर में बैठा जो केतु है, वो विवाह में दिक्कतें पैदा कर रहा है। लेकिन आपको मैंने बोला था विवाह के लिए कम से कम 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी फिलहाल हम केतु की बात कर रहे हैं। अब केतु सवाल की आपके पति घर में बैठा, तो केतु की वजह से आपको आ रही हैं विवाह में दिक्कतें, जो आपका विवाह नहीं हो पा रहा। लेकिन अब मेन सवाल है कि भाई केतु को सही कैसे किया जाए। तो इसके जो उपाय हैं वो आपने करने हैं। क्या उपाय हैं? पहला जो उपाय है, आप केतु के मंत्र एक बार पूरे करो। और ये मंत्र हैं 17,000 मंत्र हैं। ये 17,000 मंत्र आपने शुरू करने हैं शनिवार के दिन। अभी जो शनिवार आने वाला, शनिवार की वेट कर लो आप। शनिवार को संकल्प लेके आप शुरू करना। संकल्प आप ये लेना, शनिवार को रात के समय संकल्प लेना कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम ये अर्शदीप कौर है, मेरी जाति ये है, गोती ये है। आप मेरी कुंडली में 7वें घर में बैठे हैं जो कि है पति का घर, और मुझे अभी तक पति का सुख नहीं मिला, विवाह मेरा नहीं हो रहा, मैं चाहती हूँ मेरा विवाह हो जाए। इसलिए आपके जो मंत्र हैं 17,000 वो मैं पूरे करने जा रही हूँ। तो ये मंत्र देखो जी आप पूरे कर लेना, चाहे 11 दिन में पूरे कर लो, चाहे 21 दिन, आपके 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन, चाहे ज़्यादा भी लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे कर लेना। माला से शुरू करना, मतलब रोजाना आप 3 माला, 4 माला, 2 माला इतना कर करके इन दिनों में मंत्र पूरे आपके हो जाएंगे। मतलब एक माला में 100 काउंट होगा, अगर आपने 10 माला की तो आपका 1000 काउंट होगा। मंत्र है ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः। मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना है, इनको छोड़ देना। अब दूसरा जो उपाय आपने जो करना है वो है केतु कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। तीसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। तो यहाँ पे जो मैंने 2 पाठ लिखे हैं, ये दोनों पाठ देखो जी, जहाँ तो पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुना करो। कब? शाम के समय या रात के समय।
चौथा उपाय है केतु का जो दान होता है वो किया करो। अब केतु का दान होता क्या है, आपको मैं वीडियो वो अलग से भेज भी दूंगा, वो आप देख लेना, जो दान आपको सही लगे वो कर दिया करो। और पांचवा उपाय है केतु के देवता गणेश जी हैं, आप गणेश जी का भी जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो कर सकती हैं। तो ये 5 उपाय में से मंत्र जरूर कर लेना देखो जी। और दोनों पाठ भी आपने पढ़ने हैं या सुना करो रात के समय। और ये पाठ कब तक पढ़ने हैं, मैं फिर बोलूँगा, मंत्र पहले करके फिर ही पाठ शुरू कर लेना। मतलब पहले मंत्र एक बार कर लो, उसके बाद ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देना, या पढ़ लिया करो या सुना करो। और ये कब तक, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और दान भी आपने करना है, और गणेश जी का वो आपकी मर्जी, गणेश जी का चाहे करो चाहे ना करो, बाकी पहले 4 उपाय जरूर करना। अब आगे बढ़ते हैं आपकी, क्योंकि पति के अभी बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 7वें घर का जो मालक यहाँ पे बुध है। अब बुध की अगर मैं बात करूँ कि बुध अच्छा है या बुरा है, देखो जी बुध आपका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। 9वां घर एक अच्छा घर माना गया, इस घर से भाग्य देखा जाता है। देखो जी बुध मुझे दिख रहा है कि आपका 9वें घर में बैठा है, एक अच्छे घर में आके बैठा है, भाग्य घर में। लेकिन बुध जो है यहाँ पे एक तो आपका अस्त बैठा है और 2 डिग्री है, और ये मंगल घर में बैठा है, यहाँ पे मंगल को अपना दुश्मन मानता है बुध। देखो जी मुझे भी दिख रहा है कि आपका 9वें घर में बैठा, आपको दिख रहा होगा कि भाई बुध 9वें घर में बैठा है। लेकिन ये जो है, इसको अगर मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका बड़ा हिस्सा जा चुका है 8वें घर के ऊपर, जिसकी वजह से बुध आपको खराब फल देगा। हाँ, अगर बुध आपके 9वें घर के फल देता फिर तो अच्छे फल दे देता, मतलब भाग्य घर में बैठा है, पति भाग्य घर में, पति के आने के बाद भाग्य उदय होता। लेकिन गड़बड़ क्या हो चुकी है, ये चलित में 8वें घर के ऊपर आ रहा है, और 8वां घर खराब है। इसकी वजह से मतलब बुध आपको, बुध भी खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा बुध, क्योंकि पति घर का मालक है, विवाह भंग योग बनेगा। बुध के वजह से भी आपके विवाह में देरी होगी, और विवाह के बाद थोड़ा सा पति से मनमुटाव होगा। मतलब अगर आपके विवाह में दिक्कतें आ रही वो कारण ये बुध भी है। लेकिन इतना मैं इसको बड़ा कारण नहीं मानूंगा, वैसे ज़्यादा कारण तो 7वें घर में बैठे केतु है, लेकिन बुध भी थोड़ा सा कारण बना है। अब सवाल कि बुध के लिए भी क्या किया जाए। बुध के लिए भी देखो जी आप 1-2 उपाय हैं। पहला उपाय है आप यहाँ पे, क्योंकि फिर उपाय ज़्यादा हो जाए, चलो आपको मैं 1-2 उपाय बता देता हूँ फिर भी, तो क्योंकि उपाय तो करने पड़ेंगे। देखो जी पहला उपाय है आप बुध का जो मंत्र है वो किया करो। और ये मंत्र आपने करना है माला से कर लो, चाहे अगर माला आपके पास है तो आप चाहे 1 माला 2 माला 3 माला 4 जितना आप कर सकती है रोजाना माला किया करो। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। और ये बुधवार को शुरू करना, संकल्प लेके वैसे शुरू करना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली में 7वें घर के यानी कि विवाह के घर के मालक हैं, मेरा विवाह नहीं हो रहा, मेरा विवाह हो जाए, इसलिए आपका मैं आज से रोजाना मंत्र जाप किया करूँगी। तो रोजाना मंत्र जाप करो। कब तक करना है, जब तक विवाह नहीं हो जाता। आपकी मर्जी, चाहे 1 माला ही करो, मतलब कम से कम 1 माला तो जरूर करना है। बाकी इसके भी जो देवता हैं वो है गणेश जी। मतलब अगर आप गणेश जी की पूजा उपासना करते हैं, केतु भी अच्छा होगा आपका, बुध भी अच्छा हो जाएगा। ये दोनों की देवता हैं गणेश जी। तो गणेश जी के लिए गणेश जी का जो मंत्र मैंने बोला है ओम गण गणपते नमः, वो आप चाहे 1 माला या वैसे 5 मिनट बैठ के जाप कर लिया करो। अब देखो जी यहाँ पे जो मंगल है, सवाल की मंगल कैसा, मंगल तो आपको मुझे काफ़ी ख़राब लगा है। अब सवाल की मंगल क्यों ख़राब लगा है। मंगल देखो जी एक तो बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। मैंने भी आपको बोला 8वां घर अच्छा घर नहीं, तो मंगल एक तो 8वां घर, और यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में शुक्र के घर में बैठा है, और शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। और तीसरा कारण जो है मंगल है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। मतलब मंगल आपको मैंने बोला है 3 कारणों से खराब है। एक तो 8वां घर खराब घर, दुश्मन का घर है जहाँ बैठा है, और राहु के नक्षत्र में बैठा है। मंगल क्या दिक्कतें देगा, मंगल जिन घरों का मालक है इस कुंडली में उन घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। मंगल का घर एक तो है ये दूसरा घर, और दूसरा घर मैंने बोला आपके धन का घर है, धन के बारे में जानना है। दूसरा घर, दूसरे घर में 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, माल किसका बना, मंगल। तो धन का माल का मंगल क्योंकि खराब घर में है, तो मंगल की वजह से बना है धनहीन योग। मतलब मंगल आपको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, धन की हानि होना, धन खर्च होना, धन कम आना लाइफ में, या धन फंस जाना। और मंगल आपकी इस 9वें घर के मालक है। 9वें घर से मैंने बोला था भाग्य देखा जाएगा, भाग्य देखना है। 9वां घर, 9वें घर में क्या लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, और मंगल खराब घर में तो भाग्य भंग योग बना है। मंगल ये दिखा रहेगा आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आपको भाग्य उदय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आएंगी। लेकिन भाग्य साथ कहाँ पे देगा, 9वें घर से 12वां घर विदेश का घर है, धन या 8वां घर विदेश का है। अगर आप घर से दूर जाते हैं वहाँ पे कुछ आपका भाग्य साथ देगा, मंगल ही दिखा रहा है। तो मंगल की वजह से धनहीन योग बना, धन को लेकर दिक्कतें, भाग्य भंग योग बना, भाग्य की हानि होगी। हाँ, अगर आप घर से दूर जाएंगे वहाँ पे आपको धन भी आएगा, भाग्य भी साथ देगा। और एक और दोष बना वो है मंगल दोष। 8वें घर मंगल बैठ के मंगल दोष भी बना हुआ है। और मंगल दोष जब बनता है, मंगल दोष बनता कब है, जब भी मंगल कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें 12वें घर में बैठा हो,
तो मंगल दोष बनता है। मंगल दोष के दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान होता है विवाह में देरी होती है। दूसरा नुकसान होता है विवाह के बाद भी पति पत्नी में मनमुटाव होता है। तो अब यहाँ पे देखो जी, आप लिख लो कि अगर आप मंगल को सही करती है कितने फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा, आपका जो मंगल दोष बना है वो ख़त्म होगा, और वो ख़त्म हो गया आपका विवाह हो जाएगा जल्दी। दूसरा फ़ायदा, आपको धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। आपका भाग्य भी मंगल है तो भाग्य भी साथ देगा कदम कदम पर। तो मंगल के लिए देखो जी, अगर मैं उपाय बताऊँगा फिर तो हो जाएंगे उपाय काफ़ी ज़्यादा, जैसे इसके पाठ हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा वो पाठ रहने दो। खाली एक इसका मंगल के लिए आप क्या करो, मंगल है एक देवता, इसका भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करती हैं, मंगल अच्छा हो जाएगा आपका। अब हनुमान जी के लिए क्या करो, आप हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ सकती हैं सुबह शाम। जैसे सुबह बैठ के आप हनुमान चालीसा, संकट मोचन पढ़ लो, या शाम को बैठ के बजरंग बाण हो गया या अंगारक स्रोत, ऐसे पाठ पढ़ा करो। या हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः वो कर लो आप। इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो आपका मंगल अच्छा होगा हनुमान जी से, आपका राहु भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राहु आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये शनि के लिए भी अच्छा होता है। तो आपके देखो जी, विवाह के लिए मैंने 4-5 ग्रह बोला था देखने के लिए। हमने 7वें घर में पति घर में बैठे केतु को देखा, अच्छा नहीं लगा। मंगल दोष भी देखना पड़, क्योंकि मंगल की वजह से मंगल दोष बना, इसको भी देखना जरूरी था, ये भी आपके विवाह में दिक्कतें दे रहा है। और बुध वो 8वें घर में आ रहा है, विवाह भंग योग बना है। गुरु पति का कारक वो फिलहाल अच्छा है, शुक्र विवाह का कारक वो भी चलो अच्छा है, ये फिलहाल अच्छे हैं। अब जो राहु है पहले घर से वो भी 7वें घर को देख रहा है, वो भी आपके विवाह में दिक्कतें पैदा कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाता हूँ तीनों ग्रहों को। अब ये जो पहला घर है, पहले समझो पहला घर किसका है। जैसे मैंने आपको भी 12 घर बोले हैं कि 7वें घर से पति देखा जाएगा, 5वें घर से बच्चे देखे जाएंगे, चौथा घर माता का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो हैं, आप क्या हैं, आपका नाम अर्शदीप है, तो आप कैसी होंगी, आपका जो स्वभाव है वो कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देख के डिसाइड होगा। और आपको भी क्या बोला था, घर का मालिक देखा जाएगा। तो पहले घर में क्या लिखा है, 12 है मीन राशि, इसका मालिक है गुरु। हमें गुरु को देखना पड़ेगा कि गुरु कहाँ बैठा है, वो उच्च का है नीच का है, कहाँ बैठा है। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, मतलब गुरु आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने मान लो एक घर बनाया, अब मैं अपने घर में जाके बैठ जाऊँ, जो मेरा घर है, तो क्या होगा, मेरा घर है, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा जीवन भर, मैं अपने घर की रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा, वो काम यहाँ पे गुरु करेगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है। अब देखो जी, मेरे घर में मेरा एक दोस्त आ जाए, दोस्त मेरे घर में आएगा एक मेहमान बन के आएगा, इसकी वजह से दोस्त भी मेरे घर का अच्छा करेगा, वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा, मतलब चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है। लेकिन देखो जी, मेरे घर में मेरे दोस्त के साथ, मान लो मैं अपने घर में बैठा हूँ और मेरे साथ एक मेरा दोस्त बैठा है, लेकिन हम दोनों के साथ एक हमारा आ चुका है दुश्मन, दोनों का दुश्मन भी घर में आएगा, क्या करेगा, दुश्मन तो घर का नुकसान कर देगा। वो कभी हमारा टीवी तोड़ देगा, कभी फ्रिज तोड़ देगा, कभी फर्नीचर तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे राहु करेगा। मतलब यहाँ पे गुरु चंद्रमा आपके बहुत अच्छे हैं। गुरु की अगर बात करें कि गुरु क्या अच्छे फल देगा, पहला अगर मैंने बोला आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस घर का मालिक गुरु को किसी घर में बैठा है, तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, गुरु के गुण आप में पाए जाएंगे। गुरु धर्म का कारक आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला बनाएगा। और भी गुरु हजारे अच्छे फल। 5वीं चीज़ से 5वें घर को देख रहा है उच्च राशि, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग बना देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। पति घर को देख रहा है, पति के लिए अच्छा है, 9वीं यहाँ पे भाग्यशाली। और गुरु इस कुंडली में 10वें घर का भी मालिक है, 10वें घर में क्योंकि 9 लिखा है मालिक गुरु। 10वां घर काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। और गुरु की दशा में इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो हमने क्या देखा, गुरु तो बहुत अच्छा है। अब इसी घर में जो चंद्रमा बैठा है वो भी अच्छा है। चंद्रमा क्योंकि गुरु का मित्र है, दोनों एक साथ बैठे हैं, गज केसरी योग बना है। और चंद्रमा गुरु घर में बैठा है दोस्त के घर में, और चंद्रमा इस कुंडली में योग कारक भी है। इस 5वें घर का मालिक है, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि मालिक चंद्रमा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई सर के ऊपर, चंद्रमा आपको काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा। 5वां घर बुद्धि। और अभी आपके ऊपर देखो चंद्रमा की दशा भी चली हुई है, मतलब बड़ा आपके ऊपर चंद्रमा का असर है। ये तो आपका है बहुत अच्छा, जो 1 साल से दशा चल रही है। ये 5वें घर का मालिक है, आपकी संतान के घर का मालिक है, संतान के लिए अच्छा है। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। पहले घर में बैठा आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, मन का कारक मन स्ट्रॉन्ग होगा, माता के लिए अच्छा है। देखो जी, लेकिन गड़बड़ क्या हो चुकी है, गुरु और चंद्रमा के साथ कौन बैठा है यहाँ पे, राहु। और ये राहु ने इन दोनों को भी खराब कर दिया, मतलब थोड़ा सा खराब करेगा, क्योंकि राहु के साथ जब गुरु बैठता है इसे कहते हैं चंडाल दोष, और राहु के साथ जब चंद्रमा बैठते हैं इसे कहते हैं ग्रहण दोष। मतलब चंद्रमा बेचारा अच्छा है लेकिन पीड़ित है थोड़ा सा राहु से। यहाँ पे दोष की वजह से क्या होगा, चंद्रमा मन का कारक राहु के साथ बैठा, थोड़ा सा मानसिक चिंता आपको होगी,
और गुरु राहु के साथ बैठा चंडाल दोष, इसकी वजह से थोड़ी गुरु के अच्छे में कमी आ रही, मतलब राहु का सही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब कभी राहु की दशा चलेगी वो समय आपका बुरा समय होगा। अब राहु की यहाँ पे दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब है। दशा देखो जी 2 प्रकार की होती है, एक बड़ी दशा भी होती है, एक छोटी दशा भी होती है। जैसे ये आपकी है डिटेल, ये है आपकी बड़ी दशा, तो ये आएगी आपकी 41 से लेके 59 में। इसमें आपकी काफ़ी दिक्कतें लाइफ में आएंगी, 18 साल की जो दशा होगी। और छोटी दशा आपकी अभी आने वाली, देखो ये तारीख लिख लो, 13/6/25 में आपकी स्टार्ट होगी राहु की दशा और 13/12/26 में ख़त्म होगी। तो अभी जून में आपकी दशा राहु की चलेगी और अगले साल 26 तक चलेगी। ये समय आपका बुरा समय होगा। और इस राहु की दशा में दिक्कतें क्या बढ़ेंगी, हज़ारों दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी राहु की दशा में, क्योंकि राहु की वैसे ही मैंने बोला था काल सदृश बना हुआ है। और पहले घर में गुरु की राशि में बैठा है, शत्रु राशि में। राहु पहले घर में बैठ के आपकी हेल्थ ख़राब करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत आपको आएगी जो हेल्थ ख़राब कर देगा आपको शारीरिक कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, जैसे आपको मैं अभी मैंने दिखाया भी था उसमें जो लिख रखा है काल सदृश की वजह से क्या नुकसान होता है। अजीब सा डर लगना, भय लगना, गुस्सा आपका बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी। 3 दृष्टियाँ 5 में, यहाँ पे 5 में घर के ऊपर, उस समय संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, पति घर को देख रहा है, विवाह वाली दिक्कतें आएंगी। अगर विवाह हो गया तो उस समय पति से मनमुटाव होगा। 9वें घर को देख रहा है, नीच राशि, भाग्य की हानि करेगा। मतलब राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। और राहु की दशा भी आने में, क्योंकि देखो अभी ये 13/6 मैंने बोला था 25 में स्टार्ट हो गया अभी, मतलब अब आपके पास अभी कम से कम 3 महीने पड़े हैं। तो सवाल कि अभी राहु का आप उपाय करें या ना करें। मैं बोलूँगा अभी आप चाहे वैसे शुरू कर भी देना, क्योंकि पहले से शुरू कर दोगी तो राहु ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब राहु के उपाय क्या है वो भी आप लिख लो। अब देखो जी यहाँ पे फिर क्योंकि उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, मैं आपको बोलूँगा राहु के उपाय आप ऐसे करो, अभी आप रुक जाओ, 2 महीने के बाद चाहे शुरू कर दो ना। वैसे मैं लिख देता हूँ क्या क्या उपाय हैं। पहला उपाय है आप राहु का दान किया करो। और दान तो मैं बोलूँगा चाहे आज से शुरू कर दो, ये तो कोई बात नहीं, इसमें तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो राहु का जो भी दान है वो चाहे आज से चाहे कल से शुरू कर दो, ये दान लाइफ टाइम करती रहो। दान इसको शांत कर देगा। और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। दूसरा उपाय है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। और तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। और ये पाठ मैं बोलूँगा अभी आप रुक जाओ, अभी मत शुरू करना, क्योंकि अभी मेन आप जो फोकस करो इस केतु के ऊपर फोकस कर लो, जहाँ और आपको जो उपाय बता रहा हूँ वो कर लेना। तो राहु के दोनों जो पाठ हैं आप 3 महीने के बाद यानी कि जून में स्टार्ट कर देना, लेकिन दान तो आज से शुरू कर दो। चौथा उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी आपका राहु अच्छा होगा। अब शिव जी के लिए क्या करो, आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो सुबह के टाइम बैठ के। जो घर में आपके पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ जाओ पूरी भावना से 20-25 मिनट ओम नमः शिवाय जाप करो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम पहना करो। और इनमें से सबसे ज़रूरी बेस्ट उपाय दान है। दान जरूर करना है, दान ही इसको शांत करेगा, इसको बिल्कुल बलहीन कर देगा। अब देखो जी आपके हम राहु, गुरु, चंद्रमा देख चुके हैं, केतु देखा, मंगल देखा, बुध आपका देख चुके हैं जो कि 8वें घर में आ रहा है। शुक्र फिलहाल चलो 10वें घर में बैठा है, घर अच्छा है और फिर भी चलो ठीक है। अब आपके यहाँ पे 9वें घर में सूर्य शनि के घर में बात करूँ, देखो जी 9वां घर जो है भाग्य घर, इस घर में देखो शनि और सूर्य बैठे हैं। सवाल कि ये दोनों कैसे हैं। ये जो 9वां घर है, जब भी फार्मूला है, जब भी 9वें घर में, 9वां घर क्योंकि पिता का भी घर होता है, इस घर में जब भी शनि सूर्य एक साथ बैठते हैं इसे हम पितृदोष भी कहते हैं। आप चाहे सर्च कर लेना, शनि सूर्य 9वें घर में बैठे होंगे पितृदोष बनता है। और पितृदोष की वजह से भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, भाग्य की हानि होती है और पिता पुत्र में बनती नहीं है। आपका जो पिता होगा हो सकता है उसके साथ आपकी ना बने, या आगे आपका जो बेटा होगा उसके साथ आपकी ना बने, और भी दिक्कतें आती हैं। वैसे ये ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल आपको बुरे फल देंगे, कई प्रकार के अच्छे फल भी देंगे आपको। मतलब शनि 11वें घर का मालक 11वें घर से भाग्यवंशी वैसे आपको धन देता रहेगा, इनकम देगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भाग्य की थोड़ी सी हानि जरूर करता है। क्योंकि यहाँ पे देखो जी फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, इसके अभी आप रहने दो। और एक आपकी 3.5 चल रही है शनि की होती है। हाँ, अगर आप जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे शनि मंदिर है तो आप शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जा सकती हैं। और बाकी सूर्य को हो सके सुबह का टाइम जल दे दिया करो। क्योंकि यहाँ पे देखो जी मैं उपाय आपको ज़्यादा नहीं बता रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम उपाय बताने की, और जो उपाय जरूरी है वो तो आपको बताने ही पड़ेंगे। क्योंकि देखो मेन उपाय होते हैं सवाल के हिसाब से, जो आपने सवाल किया कि आपने बोला है मुझे भाई मेरी दिक्कत आ रही विवाह को लेके, इसलिए आपके विवाह वाले सवाल के हिसाब से मैं उपाय आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। और अब हमने क्या देखा कि आपका कुंडली में गुरु अच्छा है, इसके उपाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छा है। चंद्रमा के उपाय रहने दो, ये दोनों अच्छे हैं। बाकी चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं, राहु तो अच्छा होगा ही,
चंद्रमा के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो शिव जी हैं। तो गुरु चंद्रमा अच्छे हैं, शुक्र भी चलो ठीक ठाक है, और मंगल आपका क्योंकि 8वें घर में राहु का नक्षत्र है वो भी थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है। राहु केतु इसलिए खराब है क्योंकि कुंडली में काल सर्पदोष बना है। शनि सूर्य कई प्रकार के अच्छे फल देंगे लेकिन थोड़ा सा दिक्कतें भी देंगे। तो एक तो आपको देखिए सबसे जरूरी पाए हैं आपके मतलब विवाह में जो दिक्कतें आने का कारण है, एक तो 7वें घर में बैठा केतु, और एक मंगल दोष 7वें घर का मालिक बुध 8वें घर में आ रहा है, और 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है। लेकिन सबसे बड़ा कारण विवाह में दिक्कतें आने का देखो जी कारण है केतु ग्रह का 7वें घर में पति घर में आके बैठना, ऊपर से बना है काल सर्पदोष। तो तभी आपको मैंने बोला केतु के आप मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ देना, और केतु कवच केतु स्रोत का जो दोनों पाठ जो है ये पढ़ा करो या सुना करो शाम के समय या रात के समय। और केतु का दान करना है जो कि आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, और इसके देवता गणेश जी का मंत्र कर लो। बाकी बुध का मंत्र आपने बुधवार को शुरू करके रोजाना करना है, चाहे 1 माला कर लो 2-3 माला जितना आप कर सकती हैं रोजाना, ये जरूरी है, ये मत छोड़ना, इससे आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। और मंगल दोष खत्म करने के लिए हनुमान जी को जो मैंने पाठ बोले हैं सुबह के टाइम बैठ के 2 पाठ हनुमान चालीसा संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण हो गया या अंगारक स्रोत ऐसे पाठ पढ़ो, मतलब 2 पाठ सुबह पढ़ लो 2 शाम को पढ़ लो। और हनुमान जी पाठ से तो भाई कई ग्रह अच्छे हो जाएंगे, राहु क्या शनि क्या। और राहु का दान वो भी आप अभी शुरू कर दो, बाकी जो पाठ इसके हैं वो अभी जून में शुरू कर देना। और शिव जी पूजा उपासना भी करो आप, ये भी आप अभी शुरू कर दो, आपकी मर्जी है। और इसके अलावा आपकी चंद्रमा की जो बड़ी दशा है वो तो चलो आपका अच्छा है, उसके देवता हैं शिव जी, अगर आप शिव जी पूजा उपासना करते हैं उससे भी इसका बल बढ़ेगा। मोती रत्न आप धारण कर सकती हैं लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में, चांदी में जड़ा के मोती धारण कर लेना। अगर आपका वेट है 70 किलो 7.25 रत्ती का कर लो, 60 है 6.25 रत्ती का मोती धारण कर लो। अब देखो जी आपने जैसे आपने डिटेल भेजी तो हो सकता है मुझे लग रही है कि आप पंजाब से हैं, तो हो सकता है आप सिख धर्म से हों, क्योंकि पंजाब के जो लोग हैं सिख धर्म से होते हैं, क्योंकि मैं भी सिख धर्म से हूँ। मैं आपको बोलूँगा अगर आप सिख धर्म से हैं, हो सकता है आपके मन में हो कि भैया मैं पाठ पूजन नहीं कर सकती, मैं तो सिख धर्म से हूँ, तो मैं बोलूँगा अपने अगर आप सिख धर्म से हैं अपने सिख धर्म के जो पाठ है वो प्रॉपर पढ़ो। कौन से पाठ हैं? सुबह की देखो जी 5 बानी है वो पढ़ो, आप पूरी प्रॉपर पढ़नी है 5 बानी। 5 बानी पढ़ने के बाद जो अरदास होती है अरदास करो, और अपनी अरदास में अपनी आपकी जो मनोकामना है वो बोलो। और ऐसी शाम का जो पाठ है रहरस का पाठ है वो पढ़ो, उसके बाद जो अरदास है वो करो। और सुबह बैठ के अपना 20 से लेकर 25 मिनट सुबह वाहिगुरु का आपने सिमरन करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आप सिख धर्म से हैं तो अपने सिख धर्म के जो पाठ है प्रॉपर पढ़ने हैं, सुबह वाले 5 बानी पढ़नी है, शाम को बानी पढ़नी है, अरदास करनी है, और सुबह मैंने बोला है वाहिगुरु का सिमरन करना है। दूसरा ऑप्शन है अगर आपको लगता है कि भाई मैं सिख धर्म से नहीं हूँ या है भी मैं वो पाठ नहीं कर सकती, तो आप ये पाठ पढ़ दो। फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे गुरुद्वारा है, रोजाना गुरुद्वारे जाना शुरू कर दो। क्योंकि मुझे नहीं पता आप सिख धर्म से लग रहा है, क्योंकि देखो पंजाब के जो लोग आते हैं वो सिख धर्म से होते हैं। बाकी ऐसा करना, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा, तो आपका जो सवाल है वो या तो मुझे लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। क्योंकि कुंडली में देखो जी दोष बने, अगर आपने लिख भी रखा था कुंडली कैसे एक्टिवेट करूँ, एक्टिवेट होगी पाठ पूजा करने से। भगवान का सारा लो जितना हो सकता है, पाठ पूजा करो, कीर्तन सुनो, कथा सुना करो। सिख धर्म से सिख धर्म के जो कथा है वो सुनो, जहाँ हिंदू धर्म से आप हिंदू धर्म की जो कथा है वो सुनो। कर्म मीट अंडे खाने से बचना है, हाँ ये ज़रूर करना भाई, इसमें मीट अंडे मत खाना, उल्टा नुकसान हो सकता है। और बाकी अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। वो दान कहाँ पे करना है, कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, वहाँ पे दान करो, उससे भी आपकी कमाई बढ़ेगी। और बाकी देखो जी क्योंकि जो दोष बनते हैं पिछले कर्मों के हिसाब से बनते हैं, कोई कर्म ऐसे हो जाते हैं उसकी वजह से ये कुंडली में दोष बन जाते हैं। सूर्य को जल देने के लिए बोला है। और शनि मंदिर है वहाँ पे शनि चालीसा या शनि का मंदिर आप जा सकती हैं। शनि चालीसा का पाठ आप पढ़ सकती हैं रात के समय, वो आप चाहे बाद में शुरू कर देना। और राहु केतु के दान जरूर करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दान करने हैं ताकि शांत हों। दोनों के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा।